कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो अब या तो आप ये लिख के दोगे या आप 2 दिन में काम कराओगे। दीपक रावत के YouTube चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको लगता होगा कि वह बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वह नहीं हैं। वह एक IAS अधिकारी हैं। उनकी लोकप्रियता का एक हिस्सा IAS और IPS की नौकरी के लिए युवाओं का अटूट आकर्षण है। IAS और IPS ही नहीं, युवा किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए मोहताज होते हैं। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें, जहां चपरासी, ड्राइवर और चौकीदार की 15 नौकरियों के लिए 11,000 आवेदकों ने आवेदन किया था। कुछ आवेदकों के पास तो PhD डिग्री थी। करोड़ों भारतीय छात्र सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम समय व्यतीत करते हैं, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इलाहाबाद के GN साक्य ने अपने जीवन के 16 साल सरकारी नौकरी के पीछे लगा दिए। उस दौरान 5 डिग्रियां हासिल की, लेकिन वह नौकरी पाने में असफल रहे। अपने जीवन के वर्ष बिताने के अलावा कुछ सरकारी नौकरी पर अच्छी खासी रकम भी खर्च करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी नौकरी के पीछे इतनी मेहनत करना सही है? इस वीडियो में हम यही बात करना चाहते हैं। पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। यह 2 कारणों से है। पहला, सरकारी नौकरी लोगों को सुरक्षा का एहसास कराती है। आप सोच सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की है, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि कई एक साथ निजी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। जब हम निजी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, हम एक ऐसी नौकरी के बारे में सोचते हैं जहां हम एक AC कार्यालय में बैठे हों, सूट पहने हुए हों और एक अच्छा जीवन जी रहे हों। लेकिन अधिकांश भारतीयों के लिए यह वास्तविकता नहीं है। कुछ के लिए निजी क्षेत्र की नौकरी का मतलब ब्लू कॉलर नौकरी है, जहां जीवन आरामदायक नहीं है। किशोर का उदाहरण लें, जिन्हें ITI सुल्तानपुर से 3 साल का डिप्लोमा पूरा करने के बाद चेन्नई के एक प्लास्टिक प्लांट में नौकरी मिली। उन्हें 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था और उन्हें नाम मात्र वेतन दिया जाता था। किशोर जैसे लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी निश्चित घंटों और बेहतर वेतन का आराम प्रदान करती है। यह सच है। सरकारी नौकरी करने वाले एक सामान्य हेल्पर को निजी क्षेत्र में एक की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है। इसके अलावा निजी नौकरियां कोई नौकरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। एक कहावत है, एक निजी कंपनी धुएं के गुब्बार में गायब हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी लाभ प्रदान करती है, जैसे पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा, आवास ऋण और चाइल्ड केयर सुविधा। नौकरी की सुरक्षा के अलावा सरकारी नौकरी का एक और फायदा समाज में प्रतिष्ठा है। किसी गरीब परिवार से आने वाले के लिए सरकारी नौकरी ही समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना लॉटरी जीतने जैसा होता है। हुर्रे, मैंने परीक्षा पास कर ली है, यह कुछ लोगों को हास्यास्पद लग सकता है। आप कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ JEE की परीक्षा पास करनी चाहिए और IIT में दाखिला लेना चाहिए। इससे उन्हें अच्छी नौकरी की स्थिति हासिल करने में मदद मिलेगी, लेकिन IIT में सीमित सीटें हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि सरकारी नौकरी के लिए किस तरह के लोग तैयारी करते हैं। एक विश्लेषण के अनुसार सरकारी परीक्षाओं के लिए लगभग 65% उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार
निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्गीय परिवारों से हैं। उनमें से अधिकांश अपनी स्कूली शिक्षा स्थानीय भाषाओं में प्राप्त करते हैं, न कि अंग्रेजी में। इस प्रकार उनके लिए निजी क्षेत्र में उच्च वेतन वाली नौकरियां खोजना मुश्किल हो जाता है। रौनक, जो एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है और जयपुर में एक सरकारी परीक्षा की तैयारी करता है, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में दो तरीके की नौकरियां होती हैं। एक जिसमें उच्च भुगतान होता है, लेकिन आपको उसके लिए एक मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि और फराटेदार अंग्रेजी में बातचीत करना आना चाहिए, और दूसरी जहां आपको महीने के अंत में केवल 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए 12 घंटे काम करना होगा। रौनक जैसे लोगों के लिए पहले प्रकार की निजी क्षेत्र की नौकरी सुरक्षित करना मुश्किल है। इसी विश्लेषण में पाया गया कि 40% उम्मीदवार कृषि परिवारों से आते हैं। हम मौजूदा कृषि संकट को जानते हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद में उनके पास सरकारी नौकरियों की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उदाहरण के लिए अनिल, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए इलाहाबाद चला गया। एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद न केवल उम्मीदवार बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक स्थिति में तुरंत वृद्धि होती है। विशेष रूप से यह प्रभावित करता है कि पुरुष किससे शादी करेंगे। वह हमारी इकलौती बेटी है, हम उसके लिए सबसे अच्छा पति ढूंढेंगे। हरियाणा में माता पिता अपनी बेटियों की शादी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से करना पसंद करते हैं। आप जीविका के लिए क्या करते हैं? मैं एक सरकारी चपरासी हूँ। हमने एक मैच ढूंढ लिया है। एक शिक्षक ने अपनी बेटी की शादी पर 60 लाख रुपए खर्च किए क्योंकि वह उसके लिए एक सरकारी कर्मचारी खोजने में कामयाब रहे, वह भी क्लर्क। ऐसा मैरिज एजेंट संदीप का कहना है। यहाँ तक कि एक लिपिकीय सरकारी नौकरी के लिए एक आदमी को एक अच्छा दहेज और कम से कम 15 लाख रुपए की एक कार मिलती है। इस प्रकार कुछ लोग किसी परीक्षा की तैयारी के लिए वर्षों तक लगे रहते हैं। जब वे सफल नहीं हो पाते हैं तो वे ऐसे छोटे मोटे काम करने लगते हैं जो बहुत कम वेतन देते हैं। राधा कुमारी का उदाहरण लें, जो 25 वर्षीय विज्ञान स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, और फिर भी वह एक कोचिंग संस्थान के लिए 4,000 रुपये की मासिक राशि पर काम करती हैं। इस प्रकार हमारे युवाओं को उन कौशलों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए जो आज के रोजगार बाजार में वास्तव में उपयोगी हैं। तो सरकारी नौकरियों के लिए इस मोह के वास्तव में क्या परिणाम हैं? इसके मुख्यतः 3 परिणाम होते हैं। एक ग्राफ से पता चलता है कि एक उम्मीदवार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में औसतन 3 साल और 3 महीने खर्च करता है। वास्तविक औसत इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि यह सर्वे उन छात्रों के बीच किया गया था जिन्होंने कोचिंग सेंटरों में अपना नामांकन करवाया था। लेकिन कई छात्र खुद ही पढ़ाई करते हैं। राधा कुमारी की तरह कुछ छात्र वर्षों तक पढ़ाई करते हैं और जब वे सरकारी नौकरी हासिल करने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें एक ऐसा पद खोजना पड़ता है जिसके लिए वे अति योग्य हों। गणेश का ही उदाहरण ले लीजिए, जो 7 साल से जयपुर में तैयारी कर रहे थे। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम ट्यूटर की नौकरी कर ली। उनका कहना है कि शुरू में हर कोई इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन असफलता से लोग हताश हो जाते हैं और हर तरह की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने लगते हैं। इसलिए उच्च योग्य उम्मीदवार निम्न श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। इससे उन नौकरियों के लिए और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस दूत की स्थिति भी ऐसी ही है, जिसका काम फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करना है। पुलिस दूत की नौकरी के लिए 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3700 PhD धारक थे। ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ। इस नौकरी के लिए वे सभी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की हो और जिनके पास साइकिल हो। यह आश्चर्य की बात है कि कई PhD धारकों ने ऐसी स्थिति के लिए आवेदन किया था। दूसरा परिणाम धन की हानि है। चूंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले
93% उम्मीदवार बेरोजगार हैं। वे तैयारी में सहायता के लिए अपने परिवारों पर निर्भर हैं। प्रयागराज में एक उम्मीदवार प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि दिल्ली में एक उम्मीदवार प्रति वर्ष लगभग 3 लाख रुपए खर्च करता है। चूंकि इनमें से अधिकांश छात्र गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ परिवारों पर पड़ता है। परिवारों को कई त्याग करने पड़ते हैं ताकि उनके बच्चे परीक्षा की तैयारी करते रहें। मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हूँ। क्या मुझे अपने परिवार को पहले रखना चाहिए या अपनी तैयारी को? ऐसी दुविधा है। मैं कर्ज में हूँ। उदाहरण के लिए प्रयागराज के एक छात्र रमेश ने कहा कि उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ा और उन्होंने अपने खेत को कम कीमत पर बेच दिया है ताकि वह तैयारी जारी रख सके। कुछ के लिए स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए किताब खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। तीसरा परिणाम अर्थव्यवस्था को नुकसान है। 20-24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी की दर लगभग 42% है। 30 से 34 आयु वर्ग के लिए यह आंकड़ा सिर्फ 0.8% है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु का होता है तो वह नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अब ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य हैं या उन्होंने परीक्षा पास करने के इतने प्रयासों के बाद आखिरकार हार मान ली है। एक लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा खर्च करता है वह 15 से 45 साल की उम्र के बीच होता है, चाहे कार खरीदने की बात हो या घर की। ये खर्च हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि कई युवा 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक बेरोजगार हैं क्योंकि वे एक सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी झटके खा रही है। कम खपत का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग से है। इससे व्यवसाय की आय कम हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े इस बात को तस्दीक करते हैं। भारत में निर्माण कंपनी पहले 1 दशक से अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। यह काम निजी क्षेत्र की नौकरियों के निर्माण की ओर जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन उम्मीदवारों से अर्थव्यवस्था को बिल्कुल भी लाभ नहीं होता है। एक फायदा भी है। एक नया उद्योग सामने आया है जिसे बेरोजगारी उद्योग कहा जाता है। गेस्ट हाउस, किराए के अपार्टमेंट और कोचिंग संस्थानों से लेकर फोटोकॉपी की दुकानों, छोटे भोजनालयों और किताबों की दुकानों तक सभी इन उम्मीदवारों के खर्च पर ही भरोसा करते हैं। अब इस समस्या के लिए युवाओं को दोष देना आसान है, लेकिन सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई भी अपनी युवावस्था के 3 साल 3 महीने बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मुद्दा यह है कि निजी क्षेत्र और सरकार उनके लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रहे हैं। और न केवल नौकरियों की संख्या मायने रखती है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। पिछले 3-4 महीनों में कई जोमेटो और स्विगी ड्राइवर्स का इंटरव्यू लेने से यह पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। यह कठिन काम है। कभी मॉल में जाना होता है, एक्सीलरेटर का उपयोग करके सबसे ऊपर की मंजिल पर जाना होता है, पार्सल लेने के बाद उन्हें नीचे उतरना होता है। उन्होंने कहीं अपने वाहन को अनुचित तरीके से पार्क तो नहीं किया है। इसी चक्कर में उनकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस भी हो जाती है। फिर डिलीवरी के लिए किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ो, ग्राहक की लहरें सुनो और फिर दूसरी डिलीवरी शुरू करो। यह एक कठिन निजी क्षेत्र का काम है। अगर हम कारखानों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर श्रमिकों के लिए असुरक्षित हैं। भारत में एक और समस्या सम्मान की है। हमारा समाज उन लोगों का सम्मान नहीं करता है जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय, वेटर या स्वीपर। हमने यह सम्मान IAS अधिकारियों के लिए आरक्षित कर रखा है। यही कारण है कि लोग इन नौकरियों को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जनता इसकी सराहना नहीं करती है। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति का
उपयोग करने के लिए हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की आवश्यकता है। अभी इनमें से ज़्यादातर युवा सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इससे उन्हें, उनके परिवारों या उनके देश को कोई लाभ नहीं होता है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और चाहो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।